जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 12 पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर 12 जिसका नाम है प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल, प्रेक्षण, साक्षात्कार एवं परीक्षण। मतलब एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए व्यक्ति के अंदर किन किन प्रकार के गुणों का होना जरूरी है, या एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए व्यक्ति में किन किन गुणों का होना जरूरी है, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। संसार के जितने भी लोग हैं सबकी अपनी रुचि है, स्वभाव है, योग्यता है, व्यवहार है, और सबकी रुचि, स्वभाव, योग्यता और व्यवहार के पीछे उसके पर्यावरण का प्रभाव होता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोग के द्वारा पाया गया है। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के व्यवहार 100% पर्यावरण और आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है। संसार में जितने लोग हैं सबके अपने अपने कुछ बिहेवियर हैं, सबके अपने अपने व्यवहार होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुप्रयोग में पाया है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है 2 प्रकार के होते हैं, सेवा उन्मुख व्यवहार और विज्ञान प्रेरित व्यवहार। मतलब किसी दूसरे के लिए जो हम काम करते हैं, सोचते समझते तर्क करते, तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, तो व्यक्ति के उस व्यवहार को हम सेवा उन्मुख व्यवहार के नाम से जानते हैं। और जो व्यवहार मनोवैज्ञानिक कसौटी के आधार पर कसा गया हो, व्यक्ति का जो व्यवहार मनोवैज्ञानिक कसौटी के आधार पर कसा गया हो, उस व्यवहार को हम मनोवैज्ञानिक विधि से प्रेरित अनुसंधान व्यवहार के नाम से जानते हैं। संसार में सबसे पहले बात करें तो 1973 ईस्वी की बात है। 1973 ईस्वी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक कार्यदल का गठन किया था। 1973 ईस्वी में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक कार्यदल की स्थापना किया। और कार्यदल की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में पता लगाना। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों के कार्यदल ने पाया कि एक कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए, मतलब कहा कि कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए व्यक्ति में 3 प्रकार का गुण होना आवश्यक है। पहला, सामान्य कौशल। दूसरा, विशिष्ट कौशल। तीसरा, प्रेक्षण कौशल। कहता है कि कुशल, एक अच्छे, एक आदर्श मनोवैज्ञानिक होने के लिए व्यक्ति में 3 प्रकार का गुण होना चाहिए। एक सामान्य कौशल, दूसरा विशिष्ट कौशल, तीसरा प्रेक्षण कौशल। सामान्य कौशल क्या है? तो संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, संसार के जितने भी लोग हैं जिनके पास सोचने और समझने की क्षमता है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उसके अंदर कुछ सामान्य गुण होना चाहिए, सामान्य कौशल होना चाहिए। सामान्य कौशल में क्या क्या शामिल है? तो भावात्मक कौशल,
भावात्मक कौशल। दूसरा क्या है, मतलब एक कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए सामान्य कौशल उसके अंतर्गत होना चाहिए। और सामान्य कौशल में क्या क्या आता था, भावात्मक, दूसरा व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिक, तीसरे की हम बात करें तो संज्ञानात्मक कौशल, हम चौथा नंबर में बात कर ले तो अभिव्यक्ति परक कौशल, अभिव्यक्ति परक, अभिव्यक्ति परक कौशल। यदि हम पांचवें नंबर की बात कर लें तो अंतर्व्यक्तिक कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल। यदि हम छठे नंबर की बात करें तो मनोमितिक कौशल, और सातवें नंबर की यदि हम बात करें तो अब व्यक्तित्व कौशल। मतलब प्रभावी या कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए 3 गुणों का होना जरूरी है। पहला सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, प्रेक्षण कौशल। सामान्य कौशल, एक सामान्य मानव में इस प्रकार के गुण होने, भावात्मक, मतलब अपने संवेग पर नियंत्रण करने का गुण होना चाहिए। बिना संवेग पर नियंत्रण किए एक कुशल मानव नहीं बन सकते हैं तो वैज्ञानिक तो बहुत दूर की बात होगी। व्यक्तिक, एक व्यक्ति के रूप में आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने प्रवाह रखते हैं, यह गुण आपके अंदर होना चाहिए। संज्ञानात्मक, समस्याओं को निराकरण करने की क्षमता, आलोचनाओं को सहने की क्षमता, आलोचना करने, आलोचना सुनने और अपने समस्याओं से निराकरण करने का जो गुण है उसको हम संज्ञानात्मक कौशल कहते हैं। अभिव्यक्ति परक, मतलब अपने विचारों को कुशलता पूर्वक रखने की, अपने विचारों को कुशलता पूर्वक रखने की जो समर्थ होती है उसको हम अभिव्यक्ति परक। अंतर्व्यक्तिक, बोलकर दो व्यक्तियों में संप्रेषण, माने अपने बातों को रखकर, अपने बातों को बोलकर दूसरों को संतुष्ट करने का जो गुण होगा, अंतर्व्यक्ति कौशल। मनोमितिक, स्वयं की अभिप्रेरणाओं को, स्वयं की भावनाओं को समझने की क्षमता। और व्यक्तित्व कौशल, मतलब हर व्यक्ति में जैसे ईमानदारी या अखंडता, विचारों का खुलापन, ये जो आपका गुण होता है इसको हम व्यक्तित्व कौशल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया सामान्य कौशल। सामान्य कौशल के बाद आते दूसरा, हम विशिष्ट कौशल पर आते हैं। दूसरा हम चर्चा करते हैं विशिष्ट कौशल पर। विशिष्ट कौशल क्या है? या विशिष्ट कौशल किसे कहते हैं? तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, मतलब व्यक्ति में विशेष प्रकार की कुशलता, औलिक योग्यता, संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी में किसी न किसी विशेष प्रकार की योग्यता होती है। चाहे वो बोलने की योग्यता हो, सुनने की योग्यता हो, समझने की योग्यता हो, बनाने की योग्यता हो। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग गुण है जो शायद गुण दूसरे में देखने को नहीं मिलता है। व्यक्ति के उसी गुण को हम विशिष्ट कौशल या विशिष्ट योग्यता के नाम से जानते हैं। इसका प्रेक्षण कौशल, इसका क्या है? प्रेक्षण। तो प्रेक्षण का मतलब होता है देखना। कुशल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी है, चाहे आप जिस क्षेत्र में काम करें, आपके अंदर प्रेक्षण की क्षमता सूक्ष्म होनी चाहिए। बड़ी बारीकी से किसी चीज को देखना पड़ेगा, आपको गहराई से देखना होगा। एक बार देख लेने के बाद उससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आपसे किया जाए, किसी स्थान पर चले जाने के बाद
मतलब अधिकतम किसी चीज को देख लिए, किसी वस्तु को देख लिए, मार्कर को देख लिए, तो इस मार्कर के संबंध में कितना प्रकार का, कितने तरीके से प्रश्न आपसे किया जा सकता है, सभी प्रकार के प्रश्नों की सूची तैयार कर लेना, ताकि जो जिस रूप में हमसे प्रश्न करे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। तो प्रेक्षण का मतलब देखना, देखने जाएंगे तो ये नहीं कि वस्तु को देख लिए, उसके गुण धर्म, आचार विचार, स्थिति परिस्थिति, अच्छाई बुराई, सारे चीज को देख ले, ताकि वहां से कोई प्रश्न छूट ना सके। और प्रेक्षण जो होते हैं, प्रेक्षण के दो उपागम हैं। ये जो प्रेक्षण कौशल है, इसके दो उपागम हैं। एक है प्राकृतिक प्रेक्षण या प्रकृतिवादी प्रेक्षण। दूसरा है सहभागी प्रेक्षण। प्रकृतिवादी प्रेक्षण क्या है और सहभागी प्रेक्षण क्या है? तो कहता है कि प्रेक्षणकर्ता स्वयं अकेला स्वतंत्र वातावरण में किसी नए स्थान पर जाकर यदि उसके बारे में मूल्यांकन, जांच पड़ताल करना शुरू कर दे, तो इसको हम प्रकृतिवादी प्रेक्षण, मतलब स्वतंत्र वातावरण में जाकर के बिना किसी की सहायता से अकेला जांच पड़ताल करना शुरू कर दे, तो इसे हम प्रकृतिवादी प्रेक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा सहभागी, आप किसी टीम के जा रहे हैं, प्रेक्षक बनकर किसी टीम के साथ जा रहे हैं, उस टीम का मेंबर बनकर भी यदि आप प्रेक्षण करते देखते हैं, समूह में जाते हैं, सबको गाइडलाइन करते, लेकिन सबको गाइडलाइन करते हुए स्वयं भी प्रेक्षण कर रहे हैं, स्वयं भी देख रहे हैं, तो समूह में प्रेक्षण करना, समूह में देखना, सहभागी प्रेक्षण या किसी के सहयोग से देखना, और अकेला स्वतंत्र वातावरण देखना प्रकृतिवादी प्रेक्षण कहलाता है। अब अंतिम टॉपिक आता है साक्षात्कार। अंतिम क्या है? साक्षात्कार क्या है? अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। क्या है साक्षात्कार? तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठकर अगर उद्देश्यपूर्ण वार्ता करें, दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि आमने सामने बैठकर उद्देश्यपूर्ण वार्ता करें, मौखिक रूप से या लिखित रूप से, दो या दो से अधिक व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से उद्देश्यपूर्ण वार्ता करे, उसी उद्देश्यपूर्ण वार्ता को हम अंग्रेजी में इंटरव्यू और हिंदी में साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। साक्षात्कार की कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। जैसे साक्षात्कार के कई प्रकार, परामर्शदात्री साक्षात्कार, किसी को परामर्श देते हैं, रेडियो साक्षात्कार, टेलीविजन साक्षात्कार, अखबार साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, उपचार, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यक्तिगत, सामूहिक, अनिर्देशित, निर्देशित और पुनरावृत्ति साक्षात्कार। मतलब साक्षात्कार के कई प्रकार हैं। जैसे हमने कहा परामर्शदात्री साक्षात्कार के कई रूप है। जैसे कि हम लेंगे परामर्शदात्री, व्यक्तिक, सामूहिक, निर्देशित, अनिर्देशित, रेडियो, उपचार साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, केंद्रित, और पुनरावृत्ति।
मतलब साक्षात्कार के कई रूप हैं। परामर्शदात्री, व्यक्तिक, सामूहिक, निर्देशित, अनिर्देशित, रेडियो, उपचारात्मक, अनुसंधान केंद्रित, औपचारिक, अनौपचारिक, और भी है औपचारिक, अनौपचारिक, कई प्रकार के साक्षात्कार हैं। लेकिन साक्षात्कार की अवस्था की बात करें तो साक्षात्कार की 3 अवस्था है। साक्षात्कार के यदि अवस्था की बात करें तो साक्षात्कार के 3 अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था, मुख्य अवस्था और समापन की अवस्था। एक में होगा प्रारंभिक अवस्था, दूसरा मुख्य अवस्था, 3 में समापन की अवस्था। साक्षात्कार की कितनी अवस्थाएं हैं तो साक्षात्कार के 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्था, साक्षात्कार का पहला उद्देश्य होता है कि साक्षात्कारदाता आराम की अवस्था में आ जाए। इसलिए जैसे ही साक्षात्कारदाता रूम में प्रवेश करते हैं उसको टेक योर सीट कहकर आप कुर्सी पर बैठे ऐसा कहकर उनको आराम की मुद्रा में लाया जाता है। दूसरी मुख्य अवस्था, इसमें साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछकर प्रश्नों की सूची रहती है, उसी सूची में से प्रश्न पूछा जाता है ताकि उसके बिहेवियर को, उसके विचार को, उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। तीसरा समापन की अवस्था, साक्षात्कार से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न जब उसको तैयार हो जाता है, प्रश्नावली के सारे प्रश्न यदि उससे पूछ लिए जाते हैं तो साक्षात्कार अंत हो जाता है। और साक्षात्कार अंत हो गया तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो जाता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। कल हम लोग मनोविज्ञान के अंतिम चैप्टर को लेकर आपके सामने आएंगे और जब मनोविज्ञान अंतिम चैप्टर हो जाएगा तो वहां से हम 2021 के लिए जो फरवरी माह में बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा होगी, सभी विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का वीडियो बनाएंगे। निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है उस वीडियो को देखकर आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।